दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे संस्कार देने वाला, अच्छी दिशा देने वाला, अच्छा इंसान बनाने वाला, हृदय परिवर्तन करने वाला, स्वास्थ्य के टिप्स देने वाला, विविध पहलुओं को देने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर जाना, विकास की ओर जाना, आगे से आगे बढ़ते ही जाना। प्रतिदिन हम नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। तो आज का हमारा एक बहुत ही अद्भुत विषय है सामुदायिक आदर्श जीवन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, एक सामुदायिक, दूसरा आदर्श जीवन। तो सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर निष्कर्ष पर आएंगे कि हमारा विषय क्या कहता है। हमारे विषय के माध्यम से हम चैनल 24 के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, विश्व को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सामुदायिक का अर्थ होता है समूह, यानी समूह का जीवन। समूह का अर्थ होता है हम ग्रुप में रहते हैं। समाज भी एक समूह है। व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है, वह समझ कहलाता है। मात्र एक मात्रा का फर्क है, लेकिन विवेक का बहुत बड़ा फर्क है। तो हमारा जो सामाजिक जीवन है उसको हम सामुदायिक जीवन कहते हैं। सामुदायिक का अर्थ होता है हिलमिल कर जीना, शांतिपूर्ण अस्तित्व से जीना, सब साथ रह करके जीना, घर के रूप में जीना, परिवार के रूप में जीना, गांव के रूप में जीना, शहर के रूप में जीना, देश के रूप में जीना और पूरे विश्व के रूप के अंदर जीना, ये सामुदायिक जीवन होता है। उस जीने के अंदर केवल मनुष्य नहीं आता है। अगर मैं सृष्टि की, चराचर सृष्टि की बात करूं, if I globalize, universalize my consciousness, then this whole creation come. This creation is our nature mother. Nature mother has given birth to we all living beings, and we all are brought up by this nature mother, and we vanish in the nature mother. That is why it is said nature mother is a supreme cosmos being. We get the cosmic energy from the nature, and with that cosmic energy we spend our life, or say we live our life. If we get the better cosmic energy, there will be positive thoughts to us, and if there is a wrong cosmic energy with to us, we will having a negative thoughts. In the other way, this can also be told that if we start thinking positive, we will be getting positive energy from the cosmos, and if we start thinking negativity, then the negative energy will come from the cosmos being. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा क्रिएशन है, ये चराचर जगत है, उसमें मात्र मनुष्य नहीं है। इसके अंदर 84 लाख जीवा योनि के प्राणी हैं। मैं बार बार 84 लाख जीवा योनि क्यों कह रहा हूं? इस सृष्टि के अंदर 84 लाख उत्पत्ति स्थान है। दे आर द ओरिजिन्स ऑफ टेकिंग बर्थ। I am not talking of the number of the living beings, number of the consciousness, number of the souls. I am not telling that is infinite. We can't count them. लेकिन उत्पत्ति स्थान ये 84 लाख जीवा योनि के इसी चराचर जगत के अंदर जन्म लेते हैं, उसी को ही हम इसको सृष्टि कहते हैं। और जब वो साथ जीते हैं, उसको सामुदायिक जीवन कहा जाता है। इस तरीके से सबके साथ जीने का, चराचर जगत के साथ जीने को हम सामुदायिक जीवन कहते हैं। अब दूसरा है आदर्श जीवन। हमारा आदर्श जीवन कैसा हो कि हमारे मन से, वचन से, काया से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये आदर्श जीवन है। देखिए कि हम सबको जन्म देने वाली हमारी सृष्टि माँ है, हमारी ये मदर नेचर है, और
हर व्यक्ति जो जीवन जीता है या जीवन बर्थ लेता है, वो कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। तो आपको किसी को मारने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपने जन्म नहीं दिया है। जन्म देने वाली सृष्टि माँ है, आप तो मात्र उसके एक संयोग हो, उसके प्रसंग हो। आपको सृष्टि ने भेजा है को किसी क्रिएशन में आप मददगार हो, लेकिन क्रिएटर है वो जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है। वो ऐसी व्यवस्थित शक्ति है जो सारी कॉस्मॉस को चला रही है, सारी कॉस्मॉस की करता है, सारी कॉस्मॉस का भरण पोषण। हम तो उसमें से मात्र एक निमित्त है, एक संजोग है। तो मैं बात कह रहा था कि सभी जीना चाहते हैं, तो हम किसी को कष्ट ना दें, ये हमारा आदर्श जीवन है। अब देखिए, एक तरफ तो सामुदायिक जीवन है और एक आदर्श जीवन की बात होती है। तो अब हम क्या करें? हम दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें ये निष्कर्ष मिलता है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। जियो और जीने दो। मैं भी जीऊं, मेरा पड़ोसी भी जिए और 84 लाख जीवा योनि के प्राणी भी जिए। सबका अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, सृष्टि में जीने का, इस गांव में जीने का, इसमें घर में रहने का केवल मेरा ही अधिकार है, मैं तो आराम से रहूंगा, जैसी मेरी मर्जी होगी जैसा रहूंगा, जो खाना होगा मेरी मर्जी से खाऊंगा, हिस्सा दूंगा कि नहीं दूंगा, ये असामुदायिक जीवन है। ये जीवन एक राक्षस का जीवन है, ये शोषण का जीवन है। ये जीवन हमारे समाज के अंदर मान्य नहीं है और ये आदर्श जीवन नहीं है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि अपना जो शेयर है, यानी हमारी जो आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी व्यवस्था हर एक को करनी होती है, वह हम अपने दायरे में करें, लेकिन वो इस तरीके से करें कि हमारे कार्यकलाप के अंदर दूसरे का हस्तक्षेप ना हो, दूसरे की आजादी मारी नहीं जाए, दूसरे को कष्ट ना हो, दूसरे को शोषण ना हो, ऐसा हम कार्य करें। अब मैं आपको भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कुछ बात बताना चाहता हूं कि शोषण कैसे होता है। देखिए, शोषण होने का कारण है क्या है कि नीड एंड ग्रीड। नीड जो है शरीर की आवश्यकता है, हमारे परिवार की आवश्यकता है। व्यक्ति ग्रस्त है, उसका शरीर है, उसका परिवार है, उसका घर है, उसको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, इन बेसिक चीज़ों के अलावा बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और आराम से भरण पोषण करने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था करना वो नीड है। उदाहरण के तौर पर एक परिवार 4-5 लोगों का होता है, गाड़ी चाहिए, जायज़ है। हर एक व्यक्ति जो आज बाहर जाता है उसको मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल कितना चाहिए, प्रश्न ये है, मोबाइल कितने चाहिए और कैसा मोबाइल चाहिए? मोबाइल ऐसा चाहिए कि जिससे वो अपना साधारण जो है बातचीत है, आजकल जो मेल है वगैरह, ये छोटा मोटा आवश्यक कार्य कर सके। एक मोबाइल बहुत होता है और वो मोबाइल 5,000 के अंदर आ सकता है। अब व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो 50,000 का मोबाइल चाहिए। यहाँ ग्रीड की बात आती है या शोषण की बात आती है। 2 रूम 3 रूम फ्लैट आपको चाहिए, पर फ्लैट कैसा? 5 लाख का भी फ्लैट होता है, 50 लाख का भी होता है, 5 करोड़ का भी होता है, 50 करोड़ का भी होता है, जिसमें आराम से आपकी नीड पूरी हो जावे, बिना कोई तकलीफ से आपको सब सहूलियत मिल जाए। ये नीड कहलाती है। अब देखिए, ग्रीड की बात हम करते हैं और ये सारा सृष्टि के असंतुलन ग्रीड के कारण हो रहा है। ग्रीड के कारण शोषण हो रहा है, ग्रीड के कारण तकलीफ हो रही है। इसीलिए आज ये सामुदायिक आदर्श जीवन का विषय रखा गया है, जिसके माध्यम से हम मैसेज देना चाहेंगे, हर व्यक्ति आराम से जियो, कोई तकलीफ नहीं है। लिव एंड लेट अदर लिव। हम भी जिए, आप भी जिए, और दूसरा प्रेम से जियो। लेकिन शोषण कैसे होता है और शोषित कौन होता है समाज में? एक तो शोषण करने वाला और एक शोषित होने वाला। ये 2 लोग कैसे होते हैं? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि व्यक्ति बहुत लोभी है, व्यक्ति बहुत लालची है
और ये लालच कब आता है? जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है। व्यक्ति देखता है कि नहीं, घर में मैं ही जीना चाहिए, मेरी ही बात चलनी चाहिए, मुझे ही समाज के लोग पूछे, मुझे ही बुलावे और सब लोग मेरे नीचे दबे रहें, मेरे पराधीन रहें। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति जो अहंकारी व्यक्ति होता है, और उसके इस अहंकार के दुष्परिणाम क्या आते हैं, और कि ऐसा व्यक्ति ग्रीडी भी हो जाता है। ग्रीडी के लिए हमारे भारतीय संस्कृति के सभी धार्मिक शास्त्रों ने कहा है, व्यक्ति इतना लोभी है, इतना लालची है कि सारी सृष्टि की पूरी संपदा, जिससे कि 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण आराम से हो सकता है, फिर भी चीज बचत होती है, वो सारा उसको अगर हिस्सा दे दिया जाए तो अभी वो तृप्त नहीं होता, सेटिस्फाइड नहीं होता। उसकी इतनी बड़ी तृष्णा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इतनी बड़ी जब तृष्णा है व्यक्ति, वो दाबता ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ा शोषक है और वो ग्रीड कहलाती है। और ये ग्रीडी व्यक्ति दुख का कारण है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति, इसको अज्ञान कहा जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर सभी धर्मों ने दुख का कारण अज्ञान बताया है। चाहे हमारे वेद है, उपनिषद है, न्याय है, वैशेषिक है, जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, जुडाइज्म है, जोरास्ट्रियन है, और हमारी कुरान है, और हमारी भगवत गीता है। किसी को भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखें, वहां आपको एक सत्य मिलेगा। सत्य एक होता है, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वह बात यह कही गई है कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड होने चाहिए, आपको संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टम परम सुखम। जो लोग संतुष्ट होते हैं वो परम सुखी होते हैं, और वही लोग शोषण को रोक सकते हैं, वही लोग शांतिपूर्ण से अस्तित्व के अंदर रह सकते हैं, और उनका ही ये सामुदायिक जीवन जो है वो एक आदर्श जीवन होता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारा जो ये पुनरुत्थान कार्यक्रम है हमेशा निष्कर्ष की बात करता है कि इसके अंदर जो बोला जा रहा है वो सभी पहलुओं को पहले कसौटी पे कसा जाता है। सभी एंगल से, राजनीतिक एंगल से, पारिवारिक एंगल से, और सामाजिक एंगल से, और उसके बाद के अंदर स्पिरिचुअल एंगल से, और विज्ञान के एंगल पे, सभी एंगल पे उस विषय को कसने के बाद के अंदर हम एक रिजल्टेंट निकालते हैं, सबकी आम सहमति बनाते हैं कि व्हाट द पीपल से, हाउ इट इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड। वही टॉपिक बनाए गए हैं जिसको पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, सभी धर्मों ने किया गया। और मैं यूं कहना चाहूंगा, यूनिवर्सलाइज की बात की, 7 अरब की जनसंख्या को इस तरह के विषयों के अंदर कोई तरह का विरोध नहीं होता है। अब सबको आराम से जीना है, लिव एंड लेट अदर्स लिव से जीना है। किसको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो नहीं जब होती है मैं ही जीऊं, मैं ही खाऊं, मेरा ही चले, मेरा ही प्रभुत्व हो, मेरे सब दास बन के रहे। तकलीफ तब होती है, चाहे देश हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, कोई भी हो, जब इस तरीके की मानसिकता रखता है, जब जाकर के असंतुलन होता है। और ये असंतुलन है वही एक समाज में रिवॉल्यूशन लाता है, एक आंदोलन लाता है समाज के अंदर, और उस आंदोलन के बहुत दुष्परिणाम होते हैं। जन और धन की बड़ी हानि होती है, लोगों को कष्ट पहुंचता है, और हमारी जो सभ्यता है वो समाप्त हो जाती है। पहला विश्व युद्ध को देखिए, दूसरे विश्व युद्ध को देखे, हिरोशिमा नागासाकी 1945 के देखिए, धराशायी हो गए, समाप्त हो गए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज मैं इस विषय के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आज विश्व के अंदर अणु बम्बों का इतना जखीरा इकट्ठा हो गया है, इस 7 अरब की जनसंख्या को भस्म करने के लिए मात्र 7 मिनट लगेंगे। अगर किसी भी बड़े व्यक्ति जिसके पास बड़ा जखीरा है और उसका दिमाग खराब हो गया, उसके दिमाग में युद्ध ने अगर जन्म ले लिया और उसने उसको क्रियान्विति में ले आया, तो जब युद्ध भड़कता है तो 2 गुट बन जाते हैं, पक्ष वाला और विपक्ष का, और वो लड़ करके सारी मानव जाति समाप्त हो गई। उसे हमें रोकना है। उसको रोकने के लिए यूएनओ बना है, उसने सामुदायिक आदर्श जीवन पर जोर दिया है। नहीं,
7 अरब की जनसंख्या शांति से जिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जिए। इसीलिए उन्होंने 2 अक्टूबर जो महात्मा गांधी का जीवन दिन है, उसको यूएनओ पूरे विश्व भर के 210 देशों में अहिंसा दिवस मनाता है। अहिंसा दिवस मनाने का कारण क्या है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। अहिंसा हम किसे कहते हैं कि जितने भी हमारे जीवित प्राणी हैं उन सभी प्राणियों के प्रति संयम की भावना रखें, उन प्राणियों के प्रति आदर्श की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना रखें, किसी को कष्ट न हो, किसी को दुख न हो, हम ऐसी भावना रखें। वो अहिंसा का जो मूल घोष मंत्र होता है। और 21 जून को हर वर्ष पिछले 2 वर्षों से मनाया जा रहा, तैयारी हो रही है, योग दिवस मनाया जा रहा है, विश्व योग दिवस। योग क्या कहता है कि योग भगावे रोग। आदमी को स्वस्थ रहना है, सभी तरह से स्वस्थ रहना है, होलिस्टिक अगर मान तो हेल्थ लेनी है, योग को अनपाओ। योग जो है वो 100 बीमार और 1 अनार वाली कहावत से चरितार्थ होता है। योग के अंदर होलिस्टिक हेल्थ होती है, इसके अंदर कोई दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, एक ये जीवन शैली है। वो पूरा विश्व जो है वो योग विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को मना रहा है 2 साल से और मनाएगा। इसमें हमारी अहम भूमिका भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाती है। उन्होंने विश्व के सामने इंडियन फिलॉसफी को रखा और इंडियन फिलॉसफी में रखा कि द माई कंट्रीज फिलॉसफी, द योगिक फिलॉसफी, और उससे आए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सामुदायिक जीवन जो है, आदर्श जीवन कैसे बने, और वो बनेगा शांतिपूर्ण से अस्तित्व से, वो बनेगा मैत्री से, वो बनेगा प्रमोद से। मैत्री, करुणा और प्रमोद मध्यस्थाश्च। बौद्ध धर्म के अंदर 4 बड़ी बड़ी भावनाएं बताई गई है। मैत्री के लिए कहा गया है कि अपना सच में सोजा मैथिंग भूएसु कप्पे, तुम सत्य खोजो, व्हाट इज द रियल ट्रुथ। और वो ट्रुथ कैसे मिलेगा? सबके साथ मैत्री करो। इस 84 लाख जीवा योनि का किसी भी प्राणी के साथ मेरी शत्रुता नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र है। प्रमोद भावना। अब देखिए, समाज के अंदर 3 वर्ग के लोग होते हैं। पहला मंद बुद्धि वाले होते हैं, दूसरा मध्यम बुद्धि वाले होते हैं, और तीसरा होता है विलक्षण बुद्धि वाले होते हैं। जो तीनों कैटेगरी के लोग फास्ट राइज करते हैं, जिसमें विशिष्ट बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला धीरे धीरे करता है, मध्यम बुद्धि वाला मध्यम स्पीड से करता है। तो हमारे प्रमोद भावना होनी चाहिए। कोई भी आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, अच्छी बात कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है, जगत कल्याण कर रहा है, परोपकार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और उसका बात का क्यों कि मानव प्रकृति है, मानव को जब प्रोत्साहन मिलता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उससे ज्यादा वो कार्य जो है अच्छा कर पाता है। मैत्री, प्रमोद, करुणा, देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, जिससे कि हम सामुदायिक मतलब हमारा समूह के जीवन को जो है हम आदर्श बना सकते हैं। करुणा, हर एक के प्रति जो है दया की भावना होनी चाहिए। छोटा से छोटा प्राणी चींटी है, वह भी क्यों मरे हमारे द्वारा। और जैन धर्म को यहाँ कोट करना चाहूंगा। उन्होंने पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रश का है, षट जीव निकाय का सिद्धांत दिया है। बड़ी अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या की है कि जो आंखों से दिखाई देता है मात्र वो लिविंग बीइंग नहीं है, उसके अलावा भी लिविंग बीइंग है। उसके अंदर पृथ्वी स्वयं असंख्य जीवों की काय है, असंख्य जीवों का जो है समूह है, वो भी सामुदायिक जीवन जीते हैं। तो वो जीवन अपने हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन उसको अशांत कौन करता है? जब जमीन को फोड़ा जाता है, जब जमीन को फोड़ करके 500 फुट 10, 1000 फुट 10,000 फुट अब गहरे जाते हैं, तो इस पृथ्वी काय के समूह में जीने वाले सामुदायिक जो असंख्य आत्माएं जीती है वो सब मर जाती है उनको फोड़ते ही। पानी की एक बूंद के अंदर 34,000 आत्माओं का समूह माना जाता है। एक बूंद वह सामुदायिक जीवन जीती है।
हमारी आवश्यकता है, जल बिना जीवन नहीं है, हमारी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। ज़्यादा उसका उपयोग करते हैं तो उन जीवों का मानन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनके सामुदायिक जीवन के हम ऑब्स्टेकल बनते हैं, उसमें तकलीफ पैदा करते हैं। इसी तरह से तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। मैं इसकी समय की अल्पता को देखते उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ अहिंसा की व्याख्या जैन धर्म में की गई है षट जीव निकाय को, जो लिविंग बीइंग्स हैं और ये समूह में रहते हैं, इनका सामुदायिक जीवन है, इनको जो है मन से, वचन से, शरीर से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से नौकोटिक अहिंसा का रूप दिया गया है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम आज चमक रहा है, ये टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, उसका कारण आप हो। ये सारी क्रेडिट आपको जाती है, ये क्रेडिट दर्शक और श्रोताओं को जाती है। दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम की आत्मा है, वो उसको देखते हैं, वो इसकी प्रमोद भावना से अप्रिशिएट करते हैं, और तभी आज जो ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और ये इतना प्रसिद्धि पाई। ये प्रसिद्धि आपकी प्रसिद्धि है, कार्यक्रम की प्रसिद्धि नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, प्रेममय हो, सुखमय हो, खूब जीवन भरो, शतायु दीर्घायु होकर परोपकार करें और अपने गंतव्य मोक्ष को प्राप्त करें।